हेलो फ्रेंड्स। तो यूनिट वन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया बहुत अच्छे से। और यूनिट वन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि एसआरएस के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं। आप अगर पेपर आपने देखा हो तो आपको डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आएंगे, और मैंने बहुत यूनिट वन को बहुत अच्छे से समझाया है और कुछ इजी आपको टेम्पलेट दी थी कि एसआरएस कैसे बनाते हैं, वो आप ज़रूर देखें। यूनिट टू बेसिकली ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक चैप्टर है, बिकॉज़ इस यूनिट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले यूनिट की तरह हर साल रिपीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला यूनिट कंप्लीट किया हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर मैं एक मतलब आपको मैं ऐसे टेम्पलेट शेयर करूँगी, बस आपको अपने दिमाग में उसको याद रखना है और पेपर में जाकर उन टेम्पलेट्स की हेल्प से अपने मार्क्स को सिक्योर करना है। तो वो टेम्पलेट्स मैं आपको बताती चलूँगी, और वो जो मार्क्स मैं बता रही हूँ अराउंड 8 to 10 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बने रहें तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यूनिट टू है फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग, और हम उसमें ये सारे पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट का वो है इंट्रोडक्शन। तो पहली मतलब जो पिछली वीडियो थी ना उसमें हमने यूनिट वन को डिस्कस करा था अच्छे से। उसके अंदर एसआरएस पढ़ा था। तो बेसिकली बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा एसआरएस क्या होता है, पर ये इम्पोर्टेंट है अगर आपको यूनिट टू पढ़ना है तो एक सॉफ्टवेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल। एक सॉफ्टवेयर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सॉफ्टवेयर है जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सिर्फ कोडिंग आपने कर दिया, आपने कोड लिख दिया, सॉफ्टवेयर नहीं बन गया। उनके पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो स्टेप्स होते हैं जैसे कि प्लानिंग करेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, कैसा सॉफ्टवेयर में क्या क्या होगा, कैसे दिखेगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन मतलब यहाँ पे कोडिंग कोडिंग की जाएगी। देन आप टेस्टिंग करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड उसको मेंटेन किया जाएगा, अपडेट्स वगैरह रेगुलरली बेसिस पे उस पर अपडेट्स लाए जाएंगे, राइट। तो ये जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए, ठीक है, ये जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, ये 5 स्टेप्स को हम SDLC प्रोसेस बोलते हैं। SDLC प्रोसेस का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग का। इस प्लानिंग में हम SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इस डॉक्यूमेंट में जितना भी मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे कि आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल या फिर परफॉर्मेंस, हमने यूनिट वन में डिस्कस किया वो सारी रिक्वायरमेंट्स। जस्ट मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स SRS के अंदर आएंगी, ठीक है, वो वो रिक्वायरमेंट्स आप मतलब जो भी सॉफ्टवेयर में आएंगी वो आप SRS के अंदर लिखते हैं। तो जो प्लानिंग फेज़ होती है उसमें हम SRS बनाते हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा, क्या क्या कर सकता है, वो सबको लिखा होता है। जैसे आपने SRS बनाया, ठीक है, अब SRS बनाने के बाद हम डिज़ाइन फेज़ में जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन फेज़ में हम जाते हैं। यहाँ पे आपका SRS अप्रूव्ड हो गया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया, अब वो अप्रूव भी हो गया। उसके बाद डिज़ाइनिंग फेज़ में आता है। यहाँ पे उतने बड़े डॉक्यूमेंट को, आपके SRS को हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर की कि कैसे चलेगा, क्या परफॉर्मेंस होगी, सब कुछ अब विजुअलाइज फॉर्म में, मतलब डायग्राम्स की हेल्प में, ड्राइंग्स की हेल्प में वो बनाया जाता है। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो डायग्राम्स कैसे बनते हैं SRS की हेल्प से, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि SRS बना लिया, अब इसको कन्वर्ट करना क्यों ही ज़रूरी है? हम डायरेक्ट कोड करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। हमको क्यों रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब क्यों डायग्राम्स बनाना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम मतलब हमको कन्वर्ट करना इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं या क्लाइंट्स हैं,
उनको सिस्टम का बिहेवियर ना समझना आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट है आपका, अब क्लाइंट एसआरएस देख रहा है, उसमें इतने टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं, उसके लिए वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको उसके पीछे का टेक्निकल नहीं समझ में आता कि हाँ ये लॉजिक लग रहा है, ये लूप्स चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सॉफ्टवेयर ऐसा काम कर रहा है। उसे उसे उसको उससे उसको कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसको उसको नहीं समझना है। उसको तो बस डेवलपर को देना है और उसको चाहिए वो, मतलब अपना सॉफ्टवेयर उसको चाहिए। इस वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी हो जाती है आपके एसएमएस की। तो यही यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, जब आपका एसआरएस बन जाता है, ठीक है, बनने के बाद जब आपका लाइक एसआरएस बन जाता है, तो बनने के बाद आपको ये पता लग जाता है, मतलब डेवलपर को ये पता लग जाता है कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज में बनाया जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। अब ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये अलग पार्ट ऑफ स्टडी है, यहाँ पे मैं नहीं समझा सकती हूँ। अब एसआरएस के बाद ये तो पता चल गया कि फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इन दोनों में से एक में से तो आपका सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में, अगर प्रोसीजरल मतलब सी लैंग्वेज में बनाया गया होगा, या और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ऐसे पाइथन में बनाया गया होगा, सी प्लस प्लस में। तो इन दोनों में से एक डिसाइड हो गया। जब इन दोनों में से एक डिसाइड हो गया कि मेरा सॉफ्टवेयर इन दोनों में से किस में लिखा गया, उसके बाद मॉडलिंग डिसाइड होती है। ठीक है, मतलब जो मैं डायग्राम्स बना रही हूँ वो फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग के बेसिस पे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में। तो इसमें तो ओ एल के बेसिस पे हम ये यूज़ कर रहे हैं, और प्रोसीजरल में हम इसके बेसिस पे। तो जो आपका यूनिट 2 है वो यही है, ठीक है, यही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है पेपर में इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाए। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट विद डीएफडी। डीएफडी बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर से डायरेक्ट हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ डीएफडी? तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब आपका एसआरएस बनता है, तो एसआरएस बनने के बाद ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि वो फंक्शनल ओरिएंटेड, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखा जाएगा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अगर इसमें लिखा गया तो आप जो मॉडलिंग टूल्स यूज़ करोगे वो होंगे फंक्शनल ओरिएंटेड मॉडलिंग टूल्स। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बना, मतलब आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है बाद में एसआरएस के बाद, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग टूल्स यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हमारा यूनिट 2 में फंक्शनल ओरिएंटेड मॉडलिंग है, तो हमारा फर्स्ट जो टूल आता है वो आता है डीएफडी। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो डीएफडी क्या होता है कि जो भी पूरा प्रोसेस होता है, जो भी आप प्रोसेस ने शुड से, जो भी आपका पूरा सॉफ्टवेयर होता है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो आपका डाटा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, उसको हम डीएफडी की हेल्प से दिखाते हैं। डीएफडी की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर में जो डेटा फ्लो है वो कैसे हो रहा है उसको हम दिखाते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल है जैसे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्क्वायर एरिया कैलकुलेट करता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो कैलकुलेट करता है। अब यूज़र है, यूज़र इनपुट में विड्थ एंड हाइट देता है, फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसको कैलकुलेट करता है, विड्थ इनटू हाइट करता है, और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर ला के देता है। तो हम डीएफडी में यही दिखाते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या इनपुट लेता है, क्या प्रोसेस करता है, क्या आउटपुट देता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है किस तरीके से चलता है, उसमें कैसे डेटा फ्लो करता है, ऐसे ही तो कर रहा है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, यही हम अपने डीएफडी में दिखाते हैं, राइट। तो आपको ये पढ़ना है डीएफडी। अब हम डीएफडी के एलिमेंट्स पढ़ते हैं। डीएफडी में ना 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स का क्या मतलब है? एलिमेंट्स का ये मतलब है कि जब आपको फॉर एग्जांपल आपके पेपर में आता है कि आपको लाइब्रेरी सिस्टम पे डीएफडी बनाना है, ड्रॉ और डीएफडी फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, तो आप
क्या सिंबल्स यूज़ करोगे, किसको किस सिंबल के अंदर डालोगे, एरो यूज़ करनी है, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स हैं डीएफडी में, ये चार, रेक्टेंगल, देन वी हैव सर्कल, देन वी हैव एरो, देन वी हैव टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मोस्टली आप इन तीनों के साथ ही डील कर रहे होगे डीएफडी बनाते वक्त, इसके साथ इतना नहीं करोगे। जो रेक्टेंगल होता है ना, ये कहाँ यूज़ होता है, जो आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं वो रेक्टेंगल की हेल्प से शो करते हैं। जो आपका प्रोसेस है वो हम उसको हम सर्कल में डालेंगे, और एरो से हम ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ में क्या हो रहा है, क्या इनपुट में हो रहा है, क्या आउटपुट में जा रहा है, और प्रोसेस का आउटपुट कहाँ जा रहा है, ये सब हम दिखाते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। हम अपने बैक टू द एग्जाम्पल जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है, कौन इस सॉफ्टवेयर में ये इनपुट डाल रहा है, कौन डाल रहा है, यूज़र डाल रहा है। तो अब उसको हमने रेक्टेंगल की हेल्प से शो किया, ठीक है। मैंने आपको दूसरा एलिमेंट बताया था एरो। अब ये एरो हम जो यूज़र है उसने इनपुट्स को प्रोसेस में डाला, ठीक है। तो हम एरो की हेल्प से दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस को हम सर्कल की हेल्प से दिखाते हैं, ठीक है। सिस्टम में ये प्रोसेस हुआ उसको हम सर्कल की हेल्प से दिखाते हैं। अगेन एरो से हम बताते हैं कि हाँ भाई वो यूज़र के पास गया। तो आपको ये याद रखना है, आपको एंटिटीज़ को रेक्टेंगल से दिखाना है, प्रोसेस को आपको सर्कल से दिखाना है, और आपको इनपुट आउटपुट आपको एरोज़ के साथ दिखाना है, ठीक है। यही है, यही बनाना है पेपर में डीएफडी के ऊपर। अपना डीएफडी ना 2 लेवल में बनता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए लेवल 0 तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखना है और वो ईज़िली लेवल 0 बना लेंगे। लेकिन जो लेवल 1 होता है वो बहुत, मतलब बहुत इन द सेंस कि एक बार समझ आ जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बाकी मॉडलिंग टूल से जो इस यूनिट में है। तो आप थोड़ा सा लेवल 1 को ध्यान से देख के थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा। लेवल 0 पे बात करते हैं हम। जो डीएफडी का लेवल 0 होता है उसमें क्या होता है ना, एक बिग पिक्चर बनाई जाती है, एक हाईएस्ट लेवल डीएफडी होता है ये। और इसमें क्या होता है कि पूरा सिस्टम, होल सिस्टम, जैसे पेपर में दिया होता है लाइब्रेरी सिस्टम, या पेपर में दिया होता है बैंक सिस्टम, ऐसे लिखा होता है पेपर में, या फिर हॉस्पिटल दिया होता है, ठीक है, हॉस्पिटल सिस्टम। तो जितने भी सिस्टम पेपर में आते हैं ना वो एक लेवल 0 डीएफडी में एक सर्कल में हम वो सिस्टम को लिख देते हैं, ठीक है। वो हम इन वन सिंगल प्रोसेस, ठीक है, इन एक सिंगल से सर्कल में हम वो लिख देते हैं। जो हमारा होल सिस्टम होता है उसमें हम हमारे लाइब्रेरी में बुक्स कहाँ है, कौन इशू कर रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। अब अब मैं तुमको इजी समझाती हूँ। जैसे तुम्हारा है लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। अब लाइब्रेरी सिस्टम में तो बच्चे आ रहे हैं, इशू भी कर रहे हैं बुक, बुक को क्या कर रहे हैं, बुक को इशू कर रहे हैं, बुक को बुक पे क्या करते हैं, बुक को बोरो कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगेन दूसरी बुक इशू कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस करेंगे लाइब्रेरी सिस्टम में जो एक यूज़र, एक स्टूडेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब लेवल 0 में हम ये सारे प्रोसेसेस नहीं दिखा रहे हैं, हम एक हम सिंगल सर्कल बनाते हैं और उस सिंगल सर्कल में बस हम लिखते हैं लाइब्रेरी सिस्टम। हमने इन डिटेल नहीं बताया उसके अंदर क्या हो रहा है, उस लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर के प्रोसेसेस क्या हैं। लेवल 0 में हम बस उस सिस्टम का नाम लिखते हैं, ठीक है, और क्या इनपुट आ रहा है और उस लाइब्रेरी सिस्टम से क्या आउटपुट जा रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल से दिखा देती हूँ। जैसे अगर आपको एग्जांपल याद हो, ये DFD 0 वाला डायग्राम बनेगा। अगर पेपर में DFD 0 मतलब DFD लेवल 0 बनाना आया किसी सिस्टम के ऊपर, वो ऐसा बनेगा। आपको बीच में सर्कल के अंदर उस सिस्टम का नाम लिखना है, इनपुट और आउटपुट लिखना है बस। इस एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सारे प्रोसेसेस ने बस सिस्टम का नेम लिखना होता है इसके अंदर। इसलिए जो हमारा DFD 0 बनता है ये थोड़ा आसान होता है समझना, क्योंकि कुछ नहीं करना, आपको देख देख कर लिखना ही है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस ही लिखना है।
बनता है ना डीएफडी का, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। उसमें ना सिर्फ आपको ये नहीं लिखना कि हाँ आपका आपका सॉफ्टवेयर लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता है, नहीं, वो कैसे निकालता है, कैसे इनपुट लेता है, वो सब कुछ मेंशन करना होता है डीएफडी लेवल 1 के अंदर। डीएफडी लेवल 0 में तो क्या था, ये था बस, उस हमने बस सर्कल में लिख दिया कि हाँ प्रोसेस निकालता है, ये इनपुट लेता है, ये आउटपुट लेता है। लेकिन लेवल 1 में आपको पूरा शो करना पड़ेगा कि ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो मल्टीप्लाई का प्रोसेस, ठीक है, ये एक अलग प्रोसेस है। ये इनपुट ये इनपुट कैसे ले रहा है, राइट, ये एक अलग प्रोसेस है। तो हमें बहुत सारे अब सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, एक सर्कल से काम नहीं पड़ चलेगा, तो हमें लेवल 1 में और सर्कल्स बनाने होते हैं। हम बड़े प्रोसेसेस को तोड़ देंगे कि हाँ भाई मेरे सिस्टम में ये प्रोसेसेस होते हैं, तो यही हमें पढ़ना है। तो जो हमारा लेवल 1 होता है डीएफडी का, बहुत डिटेल वर्जन होता है ऑफ लेवल 0, ठीक है। ये हमें सब प्रोसेसेस बताता है इनसाइड द मेन प्रोसेसेस। जैसे कि हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे थे, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इनपुट कैसे जाएंगे, रिजल्ट रिटर्न कैसे होगा यूज़र को, वो सब कुछ। और एग्जैक्टली इनपुट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द आउटपुट कैसे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। ये डीएफडी लेवल 1 है, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने डीएफडी लेवल 0 देखा था, अब ये लेवल 1 है। कैसे, यूज़र को आप ऐसे ही बनाएंगे रेक्टेंगल के अंदर, ये एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। जो भी एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर को मैनेज करने वाला एडमिन, या फिर अगर मतलब जो यूज़र्स हैं वो सब रेक्टेंगल में बनेंगे ऐसे उसके, और जो प्रोसेसेस हैं वो सर्कल में बनेंगे, ठीक है। फिर ये एक एक्सटर्नल एंटिटी है, और एरोज़, यही आपको याद करना है, ठीक है। तो जैसे मैं एरिया ऑफ स्क्वायर का डीएफडी लेवल 1 बता रही हूँ, कैसे होगा कि भाई यूज़र था, यूज़र से जो इनपुट है वो कहाँ गया, ये पूरा हमारा एक पूरा सर्कल था, रिमेंबर इफ यू रिमेंबर, पूरा एक सर्कल था, राइट, जिस पे लिखा था एरिया ऑफ स्क्वायर। बट हमने इनको छोटे छोटे सर्कल में डिवाइड कर दिया, जो वो फंक्शन है कि भाई मेरा जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट करता है इनपुट, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर रिटर्न एरिया कर रहा है, और फिर यूज़र को दे रहा है। यही आपको डीएफडी 1 में बनाना है। अगर आप ये समझ गए तो बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आप एप्लीकेशन चलाते हो और आपको पता है आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, तो आपके लिए डायग्राम बनाना बड़ा आसान है। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ आपको करना क्या होगा। देखो, जब आपको डीएफडी 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो पहले सबसे पहले चीज़ है कि आपका ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में आप क्या क्या कर सकते हो। आप पहले आप वो सोचो, आप क्या कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप लॉगिन करोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट कर सकते हो, आप लॉगिन कर सकते हो, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है वो क्या क्या कर सकता है, वो आपके प्रोसेसेस होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके सारे प्रोसेसेस, इनको आपको सर्कल से ड्रॉ करना है, ठीक है, सर्कल की हेल्प से इन सबको ड्रॉ करना है। दूसरी जो चीज़ है आपको याद रखनी है, एंटिटीज़। एंटिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। जैसे हमारे केस में एक कस्टमर था, हमारे केस में एडमिन था, हमारे केस में हो सकता है एक कस्टमर 2 हो, ठीक है। तो आपको एंटिटीज़ को ध्यान में रखना है, ये प्रोसेसेस, एंटिटीज़, और जो तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, एरोज़, इस तरीके के एरोज़, ठीक है। अब एरोज़ मैंने क्यों बनाया है, इसका ये रीज़न ये है कि आप ना, आप ये मत सोचो कि आपका एरो गलत है सही है, आप ये सोचना कि आपका एप्लीकेशन जो है, ठीक है, आप सोचना कि आप एक रियल यूज़र हो और आप जब लॉगिन कर रहे हैं
आप यूज़र हैं, आप ऐप के पास जा रहे हैं, राइट? एप्लीकेशन आपके पास आके आपको लॉगिन नहीं करा रहा, तो आपको एरो सही बनाना है, ठीक है? यही समझना है बस पेपर में, ठीक है? मैं वो मतलब अगर मतलब मेरे को पेपर देना होगा तो मैं कैसे करूँगी, मैं इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लूँगी, ठीक है? ये अपने दिमाग में रखूँगी, इसके लेबल्स बदल दूँगी। लाइब्रेरी सिस्टम आया पेपर में तो कस्टमर की जगह स्टूडेंट हो जाएगा, वो स्टूडेंट भी लॉगिन करेगा लाइब्रेरी सिस्टम में। यहाँ पे ब्राउज़ प्रोडक्ट की जगह ब्राउज़ बुक्स कर दूँगी, ठीक है? डेटाबेस तो होगा जहाँ पे बुक्स रखी होंगी, ओ सॉरी, ये तो वो वाला है ना जहाँ पे कस्टमर का डेटा होगा, यहाँ पे मेरी सारी बुक्स रखी होंगी, ठीक है? जैसे ही कस्टमर मतलब जैसे ही मेरा जो स्टूडेंट था लाइब्रेरी सिस्टम में, उसने अपनी ब्राउज़ करी बुक, वो डेटाबेस के पास गया, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आई, सिस्टम लेके आया और उसने मुझे बुक दिखा दी, ठीक है? अब मैं स्टूडेंट है, मैंने अपने लिए ऑर्डर करी है एक बुक, ठीक है? ऑर्डर करी तो ये मेरा मेरा एक प्रोसेस है सिस्टम के अंदर, पेमेंट गेटवे वाला, उसने यहाँ पे जाकर मेरी पेमेंट ली और मुझे उनकी रिसिप्ट वापस कर दी, ठीक है? और यहाँ पे वो कहीं एक डेटाबेस में स्टोर हो गया कि हाँ ये चीज़ मैंने ऑर्डर कर ली है। बस यही है, अब चीज़ ये कि हाँ मुझे ये चीज़ आनी चाहिए कि हर सिस्टम के साथ मैं इन लेबल्स को बदल पाऊँ, बस ये याद आ गया तो सोचो डीएफडी लेवल 1 तो बढ़िया से बनेगा पेपर में। बहुत ईज़ी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि अगर पेपर में डीएफडी का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो अगर पेपर में डीएफडी का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना, डीएफडी जो लेवल 1 सॉरी जो लेवल 0 है वो तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना उसमें, तो आपको कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाइब्रेरी सिस्टम दे रखा है, ठीक है? तो आपको लाइब्रेरी सिस्टम दे रखा है और उस पे लिखा है डीएफडी 0 या फिर डीएफडी 1 बनाना है, ठीक है? आपको डीएफडी की हेल्प से बनाना है ये लाइब्रेरी सिस्टम। तो डीएफडी 0 कैसे बनेगा, बीच में आप बनाना है, बीच में लिखना आप लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है? बीच में आप लिखना लाइब्रेरी सिस्टम, यहाँ पे आप लिखना स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइब्रेरी सिस्टम, यहाँ पे आप एरोज बनाओ, यहाँ से लाइब्रेरी की बुक्स इशू हो रही है, राइट? और यहाँ पे स्टूडेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? ये तो बहुत ही मैंने आपको बहुत एक इजी सा डायग्राम बता दिया डीएफडी 0 का। आप चाहे कि हाँ स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुक की, ठीक है? ठीक है, और यहाँ से बुक की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आप ये ऑल्सो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है डेटाबेस कि जितनी जो भी सारी बुक्स हैं वो एक डेटाबेस में रखी गई हैं। डेटाबेस समझते हो ना, एक स्टोरेज, ठीक है? आपके ऐप के अंदर स्टोरेज नहीं होती, आपका ऐप एक स्टोरेज के साथ कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे आपकी सारी बुक्स रखी हुई हैं तो वो एक डेटाबेस दिखा देना। तो आपको जो आपको जो डीएफडी 0 बनाना ना, उसको आपको ये याद रखना है कि कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज़ बनानी है जो आपको रेक्टेंगल की हेल्प से शो करनी है। डेटाबेस हर सिस्टम में, अगर आपको हॉस्पिटल दे रखा है, लाइब्रेरी दे रखा है, बैंक दे रखा है, तो हर जगह डेटाबेस तो होगा, तो इसको बनाना मत भूलना और अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना मत भूलना। फिर इनपुट की लाइंस और आउटपुट की लाइन शो करनी है, ठीक है? ये बनाना है आपको, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से आपको अलग अलग डीएफडी 0 बनाना है। जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है डीएफडी 1 कैसे बनाना। तो मैंने एक एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ डीएफडी 1 का। जैसे मैंने लिया है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ये है डीएफडी 1। जैसे इतना तो आपको अच्छे से पता चल गया। अब अगर इसका ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का अगर मुझे डीएफडी 0 बनाना होता तो मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे बनाती, ऐसे बनाती ना कि भाई मेरा पूरा जो प्रोसेस है उसका एक सर्कल, उसमें मैं लिखती ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ठीक है? अब ऑनलाइन शॉपिंग कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है, तो उस कस्टमर को हम बनाएंगे रेक्टेंगल से, ठीक है? अब इसको कोई मैनेज कर रहा होगा, उसके लिए हम बना देंगे एडमिन। डेटाबेस बनाना मत भूलना, 2-3 डेटाबेस बना देना। डेटाबेस बना दिया मैंने, डेटाबेस, एक और डेटाबेस बना देना,
एक पेमेंट गेटवे बना सकते हो पैसे वाला, या आप लाइब्रेरी सिस्टम में भी बना सकते थे एक पेमेंट गेटवे, क्योंकि आप ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं। तो जब तक आपकी बुक रेंट है, आप इतने बुक अपनी मतलब आपका सॉफ्टवेयर इतने दिनों के लिए इतने पैसे लेता है, तो आप एक पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक टेम्पलेट शेयर कर रही हूँ, DFD0 का ऐसा बना सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे अपने लेबल्स बदल देना, कस्टमर की जगह स्टूडेंट लिख देना, लाइब्रेरी सिस्टम लिख देना, एडमिन रख सकते हो क्योंकि आपके लाइब्रेरी सिस्टम में भी एडमिन चाहिए। डेटाबेस आपको 2-3 बनाने हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। ये मेरा डेटाबेस 1, ये मेरा डेटाबेस 2। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे दिखाना है, ठीक है। अब सबको कनेक्ट कर दो। अब कस्टमर जो है वो ऐप के पास आया, एडमिन ऐप के पास आया, राइट। पेमेंट गेटवे इज कनेक्टेड दोनों तरफ से, डेटाबेस कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ से भी डेटाबेस कनेक्टेड है। इस तरीके का तो आपका हो जाता है DFD0 लेवल का, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि हम डेली लाइफ में एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका एक बिग पिक्चर ही दिखानी है, ठीक है। DFD1 को थोड़ा डिटेल में समझना है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बना लिया, अब DFD1 की तरफ चलते हैं। कस्टमर है, ठीक है। अब एक सिंगल हमने जो शॉपिंग सिस्टम बनाया था वो सिंगल प्रोसेस में दिखा था। अब यहाँ पे हमने सारे प्रोसेसेस को तोड़ दिया, ठीक है। जैसे मेरा कस्टमर है, कस्टमर आप ना अपने ऐप को विजुलाइज करो कि जैसे आप ऐप खोलते हो क्या दिखता है आपको, एक लॉगिन पेज दिखता है। लॉगिन पेज दिखता है वो आपके सिस्टम में, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। पेज दिखता है, आप अपने सिस्टम में और क्या चीज़ कर सकते हो, आप लॉगिन करते हो, प्रोडक्ट्स अपने फाइंड करने लग जाते हो, अमेज़ोन में डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट्स देखने लग जाते हो। वो और क्या करते हो, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आए जाए तो आप अपने प्रोडक्ट में प्लेस ऑर्डर करते हो, या फिर फिर आप पे करते हो, पेमेंट करते हो, ठीक है। और फिर आप अपडेट इन्वेंट्री, ये भी आपके सिस्टम का एक प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, अब हमें इसका मतलब अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। कस्टमर है, उसने लॉगिन किया, लॉगिन करके जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी उसके डेटाबेस में चली गई, ठीक है। डेटाबेस जो उस कस्टमर 1 की इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज है, ठीक है। वो ऐप में नहीं रखी, वो कहीं डेटाबेस में रखी है। कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट देखा, वो उसके डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस जाकर एक डेटाबेस में स्टोर हो गया, ठीक है। प्रोसेस पेमेंट, DFD को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम ERD पे आते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है बेसिकली, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटाबेस मॉडल के लिए। मतलब अगर इसको मैं आसानी से समझाऊं कि जो आपका डेटाबेस है सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बनाया है अमेज़ॉन का सॉफ्टवेयर, मैंने अमेज़ॉन बनाया, ठीक है, अमेज़ॉन बनाया। अमेज़ॉन के साथ डेटाबेस कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो डेटाबेस जो होता है ना आपका, जो आपका डेटाबेस होता है उसमें हर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी, उस कस्टमर ने क्या ख़रीदा, कब ख़रीदा, कौन से कलर का ख़रीदा, हर चीज़ उस डेटाबेस में होती है, ठीक है। ऐसी सैकड़ों हज़ारों कस्टमर की इन्फॉर्मेशन उस डेटाबेस में होती है, क्योंकि अमेज़ॉन के एप्लीकेशन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते हैं, हर कस्टमर की नहीं रख सकते हैं, वरना अमेज़ॉन तो क्लैश हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टोरेज होते हैं जिसको डेटाबेस बोलते हैं, वहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। इसी डेटाबेस को विजुलाइज्ड फॉर्म में बनाना, ठीक है। और किसकी हेल्प से बनाना, ERD की हेल्प से, उसे ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे एक यूज़र है, मतलब जैसे एक सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट कोर्स वाला सॉफ्टवेयर है, कि आपने एक स्टूडेंट कोर्स वाला सॉफ्टवेयर बनाया कि हाँ भाई ये आपका स्टूडेंट इनरोल करता है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ERD की हेल्प से आप क्या दिखाओगे। जैसे यूज़र आया, यूज़र ने एप्लीकेशन में लॉगिन किया, और एक जो हमारा एप्लीकेशन था वो एक डेटाबेस के साथ कनेक्टेड था। अब इस डेटाबेस के अंदर ना स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी है कि हाँ ये स्टूडेंट आया, इसने BCA में एडमिशन लिया, ये स्टूडेंट आया, इसने MBA में एडमिशन लिया। इस डेटाबेस में ये लिखा होता है, जो आपका
एप्लीकेशन होता है जब यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसी डेटाबेस को हम विजुलाइज फॉर्म में डायग्राम्स की हेल्प में बनाते हैं डिज़ाइन फेज में, ठीक है। वो बनाने के लिए हम ERD का यूज़ करते हैं। जो आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है ERD के अंदर, वो होता है एंटिटीज़। एंटिटीज़ होती हैं बेसिकली, जैसे ये सारे स्टूडेंट, कोर्स, ये सब एंटिटीज़ हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये कोर्स, आपका लाइब्रेरी सिस्टम है तो लाइब्रेरी में बुक्स आपकी एक एंटिटी बनेगी, यूज़र आपकी एक एंटिटी बनेगी। तो ये एंटिटीज, एक होता है एंटिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक होता है एंटिटी एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टूडेंट का नेम, एज, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, वो स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। कोर्स का क्या होगा? कोर्स का होगा जैसे कोर्स की ID, क्रेडिट्स, टाइटल, ये सब एट्रीब्यूट्स यहाँ लिखे हुए हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रिलेशनशिप। स्टूडेंट और कोर्स के बीच का क्या रिलेशनशिप, मतलब दो एंटिटीज़ के बीच में, तीन एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट कौन से कोर्स को इनरोल कर रहा है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, उसको बोलता है रिलेशनशिप। क्योंकि ERD में आपको यही 3-4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है आपको, या आपको क्या पता होना चाहिए? एंटिटीज़, ठीक है। जैसे हमारे स्टूडेंट कोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर दो एंटिटीज़ थी, एक थी स्टूडेंट, एक थी कोर्स। अब स्टूडेंट में ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स थे, कोर्स में ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स थे। एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं होती, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एंटिटी की, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप है। तो हम एंटिटीज़ को रेक्टेंगल से लिखते हैं। हमने DFD में भी देखा था कि ऑनलाइन जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम था उसमें हमने एंटिटीज़ को रेक्टेंगल में बनाया था, राइट। रेक्टेंगल बना के उसके अंदर यूज़र लिखा था। और जो रिलेशनशिप होता है उसको हम डायमंड की शेप में बनाते हैं। और जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम ओवल शेप में बनाते हैं। कन्फ्यूजन पॉइंट होता है कि भाई डेटा फ्लो डायग्राम और ERD में क्या डिफरेंस होता है। डेटा फ्लो डायग्राम में जो आपका पूरा सिस्टम था, जो आपका पूरा सॉफ्टवेयर था, उसका फ्लो, उसमें डेटा फ्लो कैसे कर रहा है कि हाँ यूज़र आता है, आपका एप्लीकेशन चलाता है, आपके एप्लीकेशन से कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, कौन कब कैसे रिप्लाई कर रहा है, ये सब कुछ पूरा डेटा फ्लो मेंशन होता है। लेकिन ERD के अंदर ना हम सिर्फ डेटाबेस पे फोकस करते हैं, हम इसको विजुलाइज करते हैं बस, ताकि डेटाबेस को समझना आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, पेपर में ERD का क्वेश्चन भी आता है कि ERD बनाओ पेपर के अंदर। एक आपको कोई सिस्टम दिया होता है, मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने को दिया होता है, वही होगा लाइब्रेरी सिस्टम, हॉस्पिटल, या फिर बैंक, कुछ भी आ सकता है। और आपको एक ERD बनाना है, ठीक है, आपको ड्रॉ करना है ERD। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, आप इसको याद रख लीजिए और आपको ERD बनाना आ जाएगा। ERD DFD से बहुत आसान होता है, ठीक है। पर स्टिल मैं बता देती हूँ, आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एज इट इज़ पेपर में ये बना के आना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का आ रहा है, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है, हर जगह सिस्टम, क्योंकि बुक में इतनी जगह सिस्टम है पर उसका मतलब सॉफ्टवेयर है। अगर कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना आ रहा है, बैंकिंग है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, रेलवे है, कुछ भी, तो आप सबसे पहले आँख बंद करके ये डायग्राम बना लेना। आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है आपको, देखो, रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई हु यूजेस द सिस्टम। वो आपका एंटिटी वन होगा, जैसे आपका है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल, तो कौन सिस्टम यूज़ कर रहा है, हु इज़ यूजिंग द सिस्टम, तो यूज़र है, कस्टमर है, तो आप यहाँ पे इधर आप लिख सकते हैं यूज़र, राइट। व्हाट इज़ द मेन थिंग इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर मेन चीज़ क्या है, सिस्टम के अंदर मेन चीज़ क्या है, सिस्टम के अंदर मेन चीज़ है हमारे ऑनलाइन सिस्टम में प्रोडक्ट होएगा, ठीक है, प्रोडक्ट एक एंटिटी बनेगी। और व्हाट एल्स इज मेंशन्ड, ठीक है, ये हमारा जो एंटिटी 3 होगी वो हमारी एक सपोर्टिंग एलिमेंट होगी, वो आप कुछ भी लगा सकते हैं।
रिमेंबर ERD डेटाबेस के लिए बनता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही आपको अपने एंटिटीज़ चूज़ करना है, ठीक है। मतलब आपके डेटाबेस में, जैसे आपका डेटाबेस बना रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का, तो उसमें क्या होगा, उसमें कस्टमर ये वाला प्रोडक्ट चूज़ कर रहा है, राइट। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं, आई शुड नॉट डू दैट, पर आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आप एंटिटी 1 और एंटिटी 2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास दिया ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, तो यहाँ पे यूज़र या फिर कस्टमर, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर अगर लाइब्रेरी सिस्टम दे रखा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे बुक्स, बस यही करना है। और बाकी नीचे इनकी एंटिटीज़ लिख देना, जैसे यहाँ पे यहाँ मतलब एंटिटी एट्रीब्यूट्स लिख देना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स उसकी नेम, एज, उसकी आईडी या उसका रोल नंबर। और यहाँ पे एंटिटी 2 में यहाँ पे एंटिटी 2 में क्या आएगा, यहाँ पे एंटिटी 2 में आपने लिखा था बुक्स, तो बुक की आईडी, इशू डेट, ये सब कुछ एट्रीब्यूट्स लिखने हैं हमको यहाँ पे। बस बहुत आसान है, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। जो हमारा थर्ड मॉडलिंग टूल है, विच इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस यूनिट, इज़ स्ट्रक्चर चार्ट। ये एक ऐसा डिज़ाइन टूल होता है जो कि हमें हेल्प करता है ब्रेक डाउन हाई लेवल सिस्टम इनटू स्मॉलर एग्जीक्यूटेबल टास्क। इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच एंड रिप्रेजेंट अ मॉड्यूल हायरार्की इन द ट्री स्ट्रक्चर। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपका DFD बन गया, ठीक है, आपके DFD ने तो पूरा फ्लो विजुलाइज करा दिया, लेकिन अब जो फंक्शंस हैं उसको भी विजुलाइज करना है। मतलब मैं आपको DFD से समझाती हूँ। हमारा DFD कहाँ गया, यहाँ पे आप ये DFD 1 का विजुलाइजेशन, ये DFD 1 का विजुलाइजेशन, ठीक है। हमने DFD 1 में हमने ऐसा कुछ बनाया था। इसमें ना इन तीनों को भी विजुलाइज करना, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, इसको और अच्छे से विजुलाइज करना हम स्ट्रक्चर चार्ट में करते हैं, ठीक है। कोई भी बड़े प्रोसेस को हमने छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर दिया DFD 1 में। अब इन DFD 1 की छोटे छोटे प्रोसेस को हम विजुलाइजेशन फॉर्म में और आगे फर्दर डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर। तो हमने सिस्टम में देख लिया, पूरा फ्लो बनाते हैं DFD में, लेकिन उस DFD के जो अंदर के फंक्शंस हैं उसको भी हम विजुलाइज करते हैं स्ट्रक्चर चार्ट से। फॉर एग्जांपल, ये आप देखिए, कैलकुलेट होटल कस्टमर बिल। मेन फंक्शन, मतलब ये क्या होगा, हमने एक होटल का सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर हमारा एक फंक्शन होगा होटल बिल कैलकुलेशन, राइट। तो अब हम उस होटल बिल कैलकुलेशन वाले फंक्शन को सब फंक्शन में डिवाइड कर रहे हैं कि हाँ कैसे कर रहे हैं हम, कैलकुलेट टोटल ऑर्डर अमाउंट, टैक्स कैलकुलेट करो, सर्विस चार्ज कैलकुलेट करो, डिस्काउंट कैलकुलेट करो, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर चार्ट बना दो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर चार्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आपने अपने मेन फंक्शन का नाम लिखा एक रेक्टेंगल में, और उसको इस तरीके से बाकी सारे रेक्टेंगल में डिवाइड करके आपने लिख दिया। यही बनाना है पेपर में अगर स्ट्रक्चर चार्ट आता। आपको मतलब किसी और सॉफ्टवेयर के लिए आपको आ जाता है स्ट्रक्चर चार्ट बनाना, तो आपको एक मेन फंक्शन पकड़ना है, उसको आपको रेक्टेंगल में लिखना है, और वो फंक्शन कैसे होगा, ठीक है, उसको अलग अलग रेक्टेंगल में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई W इंटू H, देन इट्स इनपुट एंड आउटपुट। मतलब एक मेन फंक्शन को आपको डिवाइड करना है, ठीक है, वो आपको करना है। कि लाइक हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक में है डेटा डिक्शनरी। ये पेपर में आ जाता है, इसमें बस इसमें कुछ नहीं होता कि आपने जो SDLC प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब SDLC प्रोसेस में डेटा डिक्शनरी वाला पार्ट भी होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रहा है, हम उसको
और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं। अगर मैं आपको इसको समझा ही देती हूँ, जैसे आपका एक बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम में आपने यूज़ किया डेटा बैंक, तो उस बैंक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है वो सारी हम लिखते हैं कहाँ, डेटा डिक्शनरी में। ये डेटा डिक्शनरी एक स्टोरेज होता है, ठीक है। डेफिनेशन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी, आप ये लिखिए। मैं आपको समझा देती हूँ। अ डेटा डिक्शनरी इज लाइक अ रिकॉर्ड बुक दैट स्टोर ऑल डिटेल्स अबाउट डेटा। इट एक्सप्लेन वेयर द डेटा कम्स फ्रॉम, हाउ इट इज स्ट्रक्चर, हाउ इट इज यूज एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पेपर में आ सकता है डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी के बेनिफिट्स। तो इट गिव्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ एवरी डेटा एलिमेंट्स, removes duplicates, writing logical for purposes, making and checking DFDs and structure charts, helps in report creation। ये 5 बेनिफिट्स पेपर में आ सकते हैं। एंड व्हाट डज अ डेटा डिक्शनरी कंटेन, क्या होता है एक डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दे रखा है स्टूडेंट, आपके मतलब आपने डेटा डिक्शनरी बनाई किसकी, स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, क्लास वो दिया होता है उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो आपका स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है कहाँ रखी गई है, कौन से डेटाबेस में रखी है, या फिर फाइल नेम दिया होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट के उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रोसेसेस है ये दिया होता है। और कुछ सिंबल्स होते हैं विच इज़ कंपोज ऑफ एंड और ऑप्शनल एंड रिपीटिशन, ये भी होता है। ये तब यूज़ करते हैं जब आपको जो आपका डेटा है उसको जब आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो आप इसकी हेल्प से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, उसका डेटा डिक्शनरी ऐसी बनी होगी कुछ। आपके स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये डेटा एलिमेंट्स हैं, एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होएगी, उसका डेटा टाइप मतलब ये जो स्टूडेंट आईडी है नंबर है, अल्फ़ाबेट है, करेक्टर है, तो उसको डेटा टाइप मतलब वो इंटीजर है मतलब नंबर है। लेंथ कितने, स्टूडेंट आईडी कितने डिजिट्स की है, कितने नंबर्स उसमें 10 डिजिट्स की है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन है, ठीक है। तो हमने अपना यूनिट 2 कंप्लीट कर दिया है, इट्स डन। रिमेंबर DFD, ERD एंड स्ट्रक्चर चार्ट, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस तीनों टॉपिक में से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ड्रॉ, और आपको सिस्टम दिया होगा, मतलब सिस्टम मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर दिया होगा, आपको उस सॉफ्टवेयर को या तो DFD की फॉर्म से बनाना है या ERD के। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में हम यूनिट 3 पे चलेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।